हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड शो। और आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक की जो हमेशा हम उसकी चर्चा करते रहते हैं, वो है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। और ये शब्द जो है ये काफ़ी इस्तेमाल होता है जब मार्केट्स इधर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं या फिर तेज़ी से गिरावट भी होती है। तो ये दोनों ही मौक़ों पे फोमो का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। और फोमो क्या होता है, ये सिंपल में अगर आपको समझाया जाए, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमें लगता है कि कहीं हम छूट ना जाए पीछे, और इसका जो सफ़र है वो आगे ख़त्म नहीं होगा, और ट्रेंड विल कीप गोइंग ऑन द हायर साइड। तो हम उसको उस भाव पे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही गिरते मार्केट में भी होता है। जब मार्केट पे बहुत तेज़ गिरावट आती है तो हमको लगता है कि कहीं गिरावट थम ना जाए और यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए, तो फटाफट ख़रीद लेते हैं और फिर मार्केट और नीचे चली जाती है और आपको नुकसान होता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अभिषेक जैन। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। अभिषेक सर, ये बताइएगा, फोमो जो है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, हाउ शुड वन रियली टेक इट? जब भी एक मार्केट जब बहुत ही अच्छी रैली में होता है तो हमें लगता है कि हमें कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, और हम हमेशा एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी ना देख के फोमो ट्रैप में फंस जाते हैं। सो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि अपॉर्चुनिटी जो है वो जेन्युइन है या एक ये फोमो ड्रिवन ट्रैप में हम आ चुके हैं? जेन्युइन अपॉर्चुनिटी को और फोमो ड्रिवन ट्रेड को बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना, बिकॉज उसके अंदर हमारे को उसके प्राइस के बियॉन्ड जाना पड़ता है, जो प्राइस मूवमेंट हो रही है, और ये देखना पड़ता है कि कौन से ड्राइवर्स उस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर का कन्विक्शन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस दोनों चीज अगर मिलती है एक पॉइंट पे, तो वो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आती है। और ये जेन्युइन अपॉर्चुनिटी, इसमें आपका कैपिटल कमिटमेंट और ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेन्युइन अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में। फोमो ऑन द अदर साइड, फोमो थोड़ा बिहेवियरल ट्रेट है, जिसमें इमोशनल डिमांड, हाइप, स्पेकुलेटिव नेचर और एक प्रेडिक्टिंग द ट्रेड, आप प्रेडिक्ट करते हैं बिना किसी रिसर्च के कि ये ऐसा हो सकता है उसके अंदर। तो फोमो उस चीज से रिलेटेड है जहां पे कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं है उसके अंदर। सो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी जब वो बैक्ड बाय होगा कैपिटल कमिटमेंट, और वो उसके साथ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर कंपनी का एसोसिएटेड होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जेन्युइन अपॉर्चुनिटी तब होती है जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। और फोमो वो होता है कि आप बहते हुए दरिया में ना, जब सब भाग रहे हैं, हर्ड मेंटालिटी होती है कि सब एक चीज़ के पीछे भाग जाते हैं, तो हम भी उसके पीछे ही भागना चाहते हैं। चाहे वो गोल्ड हो, जहां हमने पिछले साल में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखी और सबको फोमो हो गया और सब ऊपर के रेट पे जो है वो उसको ख़रीद लिए हैं। वैसे ही इक्विटी मार्केट्स में भी हमने देखा, व्हेन द मार्केट्स वेयर एट ऑल टाइम हाई, तो सबका यही था कि नहीं, कहीं छूट ना जाए हम, तो गलत लेवल्स पे एंट्री कर ली और वहाँ पे फिर उनको भारी नुकसान पहुँचा। पर ये जो फोमो है, इसको एम्पलीफाई करते हैं बहुत सारे चीज़ें, लाइक आपका एसएमएस आना, आपकी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाना, आपके टेलीग्राम में बहुत सारे लोग जो है उसे प्रमोट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है वो नॉइज़ को कैसे फ़िल्टर आउट करे और क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को कैसे पहचाने? तो यहाँ नॉइज़ को सेपरेट करना और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को क्रेडिबली अंडरस्टैंड करना बहुत अहम मायने रखता है। आजकल आप देखेंगे आमतौर पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट टिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेजेस भी फ्लोट करते हैं। और ये जो राइजिंग है, वायरल मैसेज जो राइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टिप्स का जो एक चलन जो बढ़ रहा है, उसके वजह से इमोशनल ट्रेड ट्रिगर हो रहा है। अनवेरिफाइड टिप्स जो होते हैं, जिन टिप्स के पीछे कोई रिसर्च नहीं होता है, वो इमोशनल ट्रेड को राइज कर रहे हैं। सो इस केस में इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है बिफोर एनी कैपिटल वो कमिट करे इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। इंडिया में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं
जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट के सर्टिफिकेशन सेबी से लिया है उन्होंने, और वो ही उनको ही सेबी ने अलाउ किया है कि वो एक जेन्युइन एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर सके इन्वेस्टर्स को। उनके क्रेडेंशियल्स सेबी इन्वेस्टर पोर्टल में भी अवेलेबल है। इन्वेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए कि जो टिप्स आ रही हैं मार्केट के अंदर, उसको वो असेस करे इन टर्म्स ऑफ कि जो और दूसरे डेटा ड्रिवन टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे स्क्रीनर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट शीट्स हैं, या कोई ब्लूमबर्ग एंड रॉयटर्स जैसे वेबसाइट्स है जैसे क्रेडिबल न्यूज़ फ्लो करता है। तो उसमें भी जाके वो थोड़ा सा अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट टिप है जो कि बिना किसी रिसर्च के आ रही है, अनवेरिफाइड टिप है, या इसके साथ कोई रिसर्च जुड़ा हुआ है जिसके वजह से ये ट्रेड हम ले सकते हैं। जी, क्या मोमेंटम को चेज करना हमेशा खराब ही होता है, या फिर आपको लगता है कभी कभी फोमो होना अच्छी बात भी होती है? मेरे लिए मोमेंटम एक टूल है, तो मोमेंटम हमेशा चेज करना खराब नहीं होता है। अगर कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट जैसे अर्निंग्स, जो कंपनी की अर्निंग्स ब्रेकआउट है, या इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो फिर मोमेंटम को चेज करना खराब नहीं है। बट अगर वहीं पे अगर हम देखें कि कोई एक सक्सेसफुल ट्रेंड है, कोई एक सक्सेसफुल ट्रेंड को हम चेज कर रहे हैं, और अगर हम कहते हैं कि वो एक कैलकुलेटेड ट्रेड है जिसके साथ एग्जिट स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, तो उस केस में वो मोमेंटम आपको हमेशा फायदा देके जाएगा। लेकिन अगर आप पैसा डाल रहे हैं ये देखते हुए कि बाकी लोग भी पैसा डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, और सिर्फ उसके अंदर पैसा कमाना ही एक मोटिव है, तो वो एक बड़ा ट्रैप होगा, फोमो बेस्ड ट्रेडिंग बोल सकते हैं उसको, जिसके अंदर आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल बेस्ड मोमेंटम जो है, स्ट्रक्चरल मोमेंटम ट्रेडिंग जो है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इट हैज टू बी बैक्ड बाय अर्निंग्स, और उसके साथ इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर अपना हिस्सेदारी कैसे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वो उसको देखना चाहिए। आप ये बताइए कि सबसे बड़ी गलती जो एक निवेशक करता है व्हेन ही एंटर्स इनटू अ फोमो ट्रेड, वो हमेशा ऐसा देखा गया है सर कि फोमो ट्रेड उन लेवल्स पे होती है जहाँ पे फिर आपको पीक आउट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और ये सबसे बड़ी गलती क्या सोच के करते हैं वो? जब भी इन्वेस्टर एक फोमो ट्रेड लेता है तो वो एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जहां पे वो पैसा खोने का डर ज्यादा रहता है। तो कुछ गलतियां जो थोड़ी क्रिटिकल इन नेचर है, जैसे आप एक रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, या पे कोई स्टॉक अगर आप बाय कर रहे हैं जो बहुत हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, लेकिन उसके साथ आपने एक एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई करी है कि उसको कब एग्जिट करना है। आप इमरजेंसी रिजर्व्स और बोरोड मनी यूज करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं ऐसे ट्रेड्स के अंदर विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, तो वो चीज आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि ये वाले जो मिस्टेक्स हैं इसके वजह से आप एक ट्रेड के अंदर आते हैं जिसमें कोई भी रिसर्च बैक नहीं है, वो हमेशा एक्सपेंसिव ही आप एंटर करेंगे उसके अंदर, और लॉसेस होने का डर आपको ज्यादा होता है उसके अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? हाउ डू वी बिल्ड अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कि हम फोमो से बचें? मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रूल बुक क्रिएट करना चाहिए, और उसको एक डिसिप्लिन वे में एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वो इमोशन ड्रिवन पोर्टफोलियो या इमोशन ड्रिवन ट्रेड से वो बच सकते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको रखना चाहिए। जैसे आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टर को अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग असेस करना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप ओवरबोर्ड नहीं जा रहे हैं उस पर्टिकुलर लिमिट के। देन गोल सेटिंग करना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, और उसके बेसिस पे आपको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो आपको डेवलप करना है। और ये दोनों के बेसिस पे फिर एक एसेट एलोकेशन स्ट्रक्चर बनता है जो आपके गोल्स और रिस्क को कंबाइन करके उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स आने चाहिए, क्या एसेट्स आने चाहिए, वो डिफाइन करता है। हर एक प्रोडक्ट जो एसेट एलोकेशन स्ट्रक्चर में आता है उसकी एक टाइमलाइन होती है, तो वो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एसेट उस टाइमलाइन से पहले अगर इन्वेस्टर निकाल देता है तो उसका जो गोल सेटिंग है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं कर पाता है।
एक एसेट एलोकेशन स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए या उसमें क्रिएट करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यूज करना चाहिए, ओके, क्योंकि उससे आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और वोलेटिलिटी को आप काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड दैट्स अ सेफ बेट ऑल्सो, चाहे वो बढ़ता हुआ बाजार हो या चाहे वो गिरता हुआ बाजार हो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बुल मार्केट्स में ऑफन ये देखा गया है कि वैल्यूएशन स्ट्रेट जाती है, क्योंकि आपके प्राइस इतने ऊपर चले जाते हैं आपके अर्निंग्स से। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग्स जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है जो प्राइस आप मार्केट में देखते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर को बैलेंस आउट कैसे करना चाहिए? इन्वेस्टर को कभी भी मार्केट को उसके टॉप पे टाइमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने जो इन्वेस्ट कर रखा है, जो उसके पास एक्सपोजर है, उसको उस समय मैनेज करना चाहिए। तो इस केस में वो अपने स्टॉक पिकिंग वाले आइडिया से सेक्टर रोटेशन की तरफ जा सकता है, जहां बहुत सारे वैल्यू पॉकेट्स मिलेंगे जिन्होंने इस मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, लेकिन स्टिल उनके अर्निंग्स ग्रोथ होंगी और वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, वो इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकता है। मान लीजिए आप अगर एक एसेट खरीदने जा रहे हैं तो आप 25% उसके अंदर आप डाल सकते हैं अभी, और बाकी आप रख सकते हैं ताकि वॉलेटाइल टाइम्स में आप वो 75% जो बचा हुआ है उसको और आप इन्वेस्ट कर सके इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, बॉन्ड यील्ड्स और अर्निंग यील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दो, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि क्या स्टॉक एक्सपेंसिव है या वो रीजनेबल है। अगर बॉन्ड यील्ड बहुत हाई है कंपेयर टू अर्निंग्स यील्ड, तो इस केस में आप उस पर्टिकुलर इक्विटी को या उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्सपेंसिव खरीद रहे होंगे, एंड उसके लिए पुल बैक के लिए आपको वेट करना चाहिए। रीबैलेंस करना चाहिए पोर्टफोलियो को। अगर आपने एक एसेट एलोकेशन में आपने 60% इक्विटी रखा है और 40% डेट रखा है, और अगर इस रैली के अंदर वो इक्विटी अगर 60% से 75% हो जाता है, तो इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर 75% को आप थोड़ा सेल करके 60% पर ला सकते हैं। इससे आपको ये हेल्प मिलता है कि आप इन्वेस्टर उसमें सेल हाई बाय लो कर सकता है, और उस वजह से उस जो फोमो वाली चीज है वो अवॉइड हो सकती है। जैसे कि आपने सर समझाया कि एसेट एलोकेशन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, जो आपको फोमो से बचा भी सकता है, लेकिन एसआईपीज़ के बारे में भी आपने बातचीत की। लेकिन एसआईपीज़ में ये बताइए कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ईज आउट कैसे होता है एसआईपी से जब आप निवेश करना मार्केट में शुरू करते हैं? देखिए, एसआईपी हेल्प करता है, ये बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जो इन्वेस्टर का फोमो रिड्यूस करता है, और वो हेल्प करता है इन्वेस्टर को अपना फोकस शिफ्ट करने से कि टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर, लेकिन टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट के अंदर। वो इसमें भी हेल्प करता है कि आप अगर डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए, तो एसआईपी आपका वो चीज एलिमिनेट करता है कि जो डिसीजन है आपका व्हेन टू इन्वेस्ट, वो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक रूट है एसआईपी, जिसमें हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से जाएगा एक पर्टिकुलर एसेट के अंदर, और वो चीज आपको फियर ऑफ रिग्रेट जो होता है, एक बहुत बड़ा जो फोमो का ड्राइवर है कि फियर ऑफ रिग्रेट कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी भी एसेट के अंदर, एसआईपी के थ्रू आप उस एसेट के अंदर अपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यूज करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है सर कि आप किसी स्टॉक को बड़ा चेज कर रहे होते हैं और वो आपकी आंखों के सामने आप जब उसको बढ़ता देखते हैं तो आपको लगता है कि आप मिस आउट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप उसे फिर चेज करते हैं और देखते हैं कि अरे वो तो मल्टी बैगर हो गया, हमने 6 महीने पहले किया होता तो वो स्टॉक में अब 100 से 200% रिटर्न देना शुरू हो गया है। तो ऐसे में जब इन्वेस्टर उस पोजीशन में होता है तो हाउ शुड इन्वेस्टर रियली डील विद इट? क्योंकि रिग्रेट होता है कि ओहो इस टाइम पे हमने नहीं किया, अब ये मल्टी बैगर बन गया। क्या फिर उस स्टॉक को चेज करना सही बात होगी? ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हर्डल है इन्वेस्टर के लिए जब वो एक मल्टी बैगर मिस होता है उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर अगर 3 चेक्स परफॉर्म करे कि वेदर ये जो रैली थी मल्टी बैगर वाली, क्या ये वन टाइम बेस्ड इवेंट पे थी या फिर उसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये रैली आई। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे इस रैली को देख रहे हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल रहे हैं या और डाल रहे हैं। और तीसरा, अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या है जो आने वाले क्वार्टर्स में, साल में, अगर वो दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ है, तो ये 3 चीजें अगर इन्वेस्टर चेक परफॉर्म करे
और उसके अंदर फिर लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टॉक स्टिल लेने लायक है बेस्ड ऑन कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं इन 3 चेक पॉइंट से, तो स्टैगर्ड मैनर में इस पर्टिकुलर मल्टी बैगर के अंदर आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया होता है रैली में, और उनके अर्निंग्स ग्रोथ है, सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ है। तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो अगर मिस मल्टी बैगर जो है, जो मल्टी बैगर के अंदर नहीं डाला है, उसके साथ अगर वो ऑब्सेस्ड है रहेंगे तो फिर दूसरी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो दूसरे स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं वो उनका मिस आउट हो जाएगा। अभिषेक जी, हाइप वर्सेस फंडामेंटल्स, कोई ऐसे प्रैक्टिकल रेड फ्लैग्स जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, या कोई ऐसी सिग्नल्स जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जो हमें बताए कि ये सिर्फ हाइप है, फंडामेंटल्स नहीं है? जब भी कोई स्टॉक हाइप ड्रिवन होता है तो एक डाइवर्जेंस आता है जो शो करता है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में आ रही है और ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है जी। तो इन्वेस्टर्स को कुछ रेड फ्लैग्स जरूर इसके अंदर देखना चाहिए, जैसे वैल्यूएशन गैप। अगर किसी भी स्टॉक का पी रेशियो अपने हिस्टोरिक एवरेज से या पेयर्स एवरेज से हाई है, काफी हाई है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा, सो इन्वेस्टर्स को उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो कैश फ्लोज होते हैं कंपनीज के वो अगर नेगेटिव है और स्टैग्नेंट रेवेन्यू है, डेट बढ़ रहा है, तो वो एक दूसरा रेड फ्लैग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी शो करता है। Correct. और वो अगर इस टाइप का नेगेटिव कैश फ्लो होगा तो वो अंडर परफॉर्मेंस लेके आएगा। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि जैसे बहुत बार एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर दिखता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है शेयर होल्डिंग में और इंस्टीट्यूशंस वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो वो एक फैक्टर भी कंसीडर करना चाहिए कि रिटेल पार्टिसिपेशन का इंक्रीज और इंस्टीट्यूशंस जो रिड्यूस कर रहे हैं अपने स्टेक को, वो उसका रीजन क्या है। और फोर्थ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जो सोशल मीडिया क्लस्टरिंग एंड सेंटिमेंट्स होते हैं, काफी लोग आके जो मार्केट से एसोसिएटेड नहीं होते हैं लेकिन फिर वो आके कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल पे जाएगा या उधर जाएगा, तो उसमें ये समझ लेना चाहिए कि वो पर्टिकुलर रैली जो है उस स्टॉक की वो एक फैग एंड पे आ रही है और उसमें नहीं डालना चाहिए। कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं आरएसआई जैसे, जिसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो भी आपको शो करता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक आज की डेट में एक्सपेंसिव है कि रीजनेबल है। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि हमने सोने में देखा था फोमो बहुत हो गया था, सोने का जो ट्रेंड था 60-70% गेन इन 1 ईयर, तो वो हम इंडियंस के लिए सोना बहुत अहम माना जाता है क्योंकि वी आर मेजर कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड, इम्पोर्टर्स ऑफ गोल्ड। तो वहाँ पे जो फोमो हुआ था उसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि जो नॉइज़ बहुत थी कि अब सेंट्रल बैंक, स्ट्रक्चरल स्टोरी भी चेंज हो रही थी, सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे थे, डॉलर में डी डॉलराइजेशन की बात भी हो रही थी, लेकिन अब सब पलट गया एकाएक। तो यहाँ पे आप निवेशकों को क्या कहेंगे? देखिए सोने का जो इस समय जो रैली आ रही थी जो चली पिछले 5-6 महीने से, उसका मेन रीजन था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे थे दुनिया में, और सोना हमेशा सेफ हेवन कंसीडर किया गया है कि अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा तो इन्वेस्टमेंट मोस्टली गोल्ड में जाता है। लेकिन उसके साथ कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो कि थोड़े से कॉन्ट्रेरियन दिखा रहे थे, जैसे अमेरिका में जो ब्याज दर थी उनके बॉन्ड यील्ड्स की, 10 साल के बॉन्ड यील्ड की, वो बढ़ रहे थे, जिससे लगा था कि वहाँ इन्फ्लेशन आएगा और रेट कट्स नहीं होंगे, और जो डॉलर अप्रिशिएट कर रहा था करेंसीज के अगेंस्ट, तो ये दो चीज जो है ये सोने के प्राइस को इफेक्ट करती है नेगेटिव वे में। तो आप देखेंगे अभी जो गल्फ वॉर चल रहा है और बहुत इंटेंस वे में चल रहा है, स्टिल सोना अभी भी $4500-4600 के आसपास घूम रहा है, वो $5500 तक चला गया था। तो वहां पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्टर जो सोना को इफेक्ट करता है जियोपॉलिटिकल, वो नहीं देख के, और ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या आ रही हैं, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, और उनके जो ये इंटरेस्ट यील्ड्स हैं, जो करेंसी है वो कैसे मूव कर रहा है, वो चीज सोने के प्राइस को मूव करता है। तो
अगर सोने में अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक पार्ट सोना भी, उसका एक पार्ट कमोडिटीज भी होता है, जिसके अंदर आप स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी रूट के थ्रू अगर इन्वेस्ट करेंगे और ओवर अ पीरियड आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए फिर फोमो नहीं रहेगा और आप एकदम से जाके कोई भी कमोडिटी को, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या कोई भी और कमोडिटी हो, उसको आप उसी समय नहीं बाय करेंगे जब उसकी रैली मिड वे में है। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें समझाने के लिए कि फोमो कैसे प्ले आउट होता है और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।